इंटरफ्रेंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें स्टेशनरी वेव पे मूव करना है। इंटरफ्रेंस का क्वेश्चन नहीं किया हम लोग, एक क्वेश्चन किए हैं, दो किए। पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखिए, क्वेश्चन करिए। लिखिए, टू लाउड स्पीकर L1 and L2, two loudspeaker L1 and L2 are 3 meter apart, and 3 meter apart, and a observer is at 4 meter. Observer is at 4 meter from loudspeaker 1, as shown in figure. देखिए, दो लाउड स्पीकर है, यानी दो स्पीकर है, कोई भी साउंड का सोर्स है L1 एंड L2, जिसके बीच का 3 मीटर का डिस्टेंस है। एक ऑब्जर्वर है जो लिसनर है, वो फर्स्ट लाउड स्पीकर से 4 मीटर की डिस्टेंस पे है। अब क्वेश्चन आगे दिया हुआ है, फाइंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी for which minimum intensity is heard. यानी कि मिनिमम इंटेंसिटी सुनाई पड़ता है। मिनिमम इंटेंसिटी इज हर्ड बाय ऑब्जर्वर। स्पीड ऑफ साउंड कैन बी टेकन एज 330 मीटर पर सेकेंड। तो साउंड की स्पीड जब भी निकालना हो 330 स्टैंडर्ड वैल्यू ले सकते हैं। जैसे लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लेते हैं, एयर में साउंड की स्पीड 330 मीटर पर सेकेंड ले सकते हैं। ओके, बहुत ध्यान समझिए। ये आदमी जो कुछ सुनाई पड़ेगा, इसको क्या एक स्पीकर का सुनाई पड़ेगा, दोनों का सुनाई पड़ेगा? दोनों का, यानी दो साउंड वेव यहाँ पर मिलेगा आकर, इसकी कान में दो साउंड वेव आकर मिलेगा। मिलना कोई फिजिक्स में क्या बोलते हैं? सुपर इम्पोज करना, है ना। अच्छा, दोनों आइडेंटिकल है, बोला नहीं है, मान के चलेंगे दोनों एक जैसा स्पीकर है। तो कहना है कि यहाँ पर दो वेव का क्या हो रहा है? सुपर इम्पोज, यानी इंटरफ्रेंस हो रहा है। अच्छा, इंटरफ्रेंस होकर इसे जो सुनाई पड़ रहा है वो कैसा सुनाई पड़ रहा है? मिनिमम इंटेंसिटी का। क्वेश्चन में दिया है ना, क्या बोल रहा है? मिनिमम इंटेंसिटी। तो अगर इसको मिनिमम इंटेंसिटी सुनाई पड़ा तो आप बताइए ये कैसा इंटरफ्रेंस हुआ? डिस्ट्रक्टिव। कैसा इंटरफ्रेंस हुआ? डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। ठीक है, अच्छा जी। जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हो गया, अब हमसे पूछा क्या है? पूछा है बताओ फ्रीक्वेंसी की क्या वैल्यू होगी। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कैसे निकालेंगे? बहुत ध्यान समझिए। डिस्ट्रक्टिव का कंडीशन हम जानते हैं, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव दो टाइप से कंडीशन हम लोग बनाते हैं। एक बनाते हैं फाई का और एक बनाते हैं पाथ का, डेल्टा एक्स एंड डेल्टा फाई। कुछ याद है क्या होता है? 2n प्लस लो या माइनस लो, आपकी मर्जी, जैसे भी करना है। मैं प्लस ही ले रहा हूं। 2n + 1
इंटू पाई, या इसमें करोगे तो ये हो जाता था 2n प्लस 1 पाई बाय 2। ठीक है। अच्छा, जब प्लस लेते थे तो बताओ n का वैल्यू कहां से चालू करते हो? 0 से। समझ पा रहे हैं? यानी n की वैल्यू अब हम लोग शुरू कर सकते हैं 0 1 2 सो ऑन। ओके, अब बहुत ध्यान समझिए, यहां पे आपको क्या पता है? दोनों में फेज डिफरेंस पता है या पाथ डिफरेंस पता है? आंसर है पाथ डिफरेंस। इस वेव को कितना दूरी गया? 4 मीटर, और ये कितना गया है? 5 मीटर। समझ पा रहे हैं? 3 × 4 पाइथागोरस से निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5 मीटर। तो पाथ डिफरेंस जो होगा यहां पर, हियर पाथ डिफरेंस, ये आपको पता है 5 - 4 यानी कि 1 मीटर। तो डिस्ट्रक्टिव में ये वाला केस है, यानी कि 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 इक्वल टू 1। अब यहां से लैम्डा का वैल्यू निकाल देंगे, वेलोसिटी पता है, वहां से फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। अच्छा, मिनिमम चाहिए तो n का वैल्यू मिनिमम रखो। फॉर मिनिमम देखो पूछा है पॉसिबल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बहुत सारा हो सकता है, हम मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं। n की वैल्यू अलग अलग डालेंगे, अलग अलग मिल जाएगा। n का वैल्यू 0 ले रहे हैं मिनिमम के लिए, ये 0 हो गया, ये हो गया लैम्डा बाई 2 इक्वल टू 1, यहां से आ गया लैम्डा इक्वल टू 2। ठीक, तो लैम्डा की वैल्यू 2 आ जाने से n का वैल्यू 0 डाला, ये पूरा खत्म हो गया, आपका बचा लैम्डा बाई 2 इक्वल टू 1, लैम्डा का वैल्यू 2। ठीक है, जब लैम्डा 2 मिल गया तो याद करो वेलोसिटी होता है लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हो गया v इंटू लैम्डा। v आपका मिला 330 और लैम्डा मिला 2, यहां से आपका जो भी है फ्रीक्वेंसी आ गया। ठीक है, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, इससे ज्यादा भी फ्रीक्वेंसी हो सकता है। अब दूसरा फ्रीक्वेंसी निकालना, क्या करेंगे? n का वैल्यू 1 लेकर करेंगे, फिर n का वैल्यू 2 लेकर करेंगे। बोल रहा है पॉसिबल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के और भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, है ना? अगर आपको चाहिए तो इसको देखो एक और तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। n में ना लैम्डा निकाल लो, मतलब क्या करिए, लैम्डा इक्वल टू आप निकाल सकते हैं, इसको उधर भेजो 2/2n प्लस 1। समझ पा रहे हैं? अब जब फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो फ्रीक्वेंसी आपका हो जाएगा, वैल्यू तो 330 रहेगा ही, और लैम्डा का वैल्यू ये डाल दो 2 ये ऊपर चल जाएगा 2n प्लस 1। अब इसमें n की वैल्यू अलग अलग डालिए, अलग अलग फ्रीक्वेंसी मिलेगा। बोला है पॉसिबल फ्रीक्वेंसी, तो ये मिनिमम है, मिनिमम मतलब n का वैल्यू 0 डाले, ये आ गया। इसके बाद कौन सा फ्रीक्वेंसी है, तो n की वैल्यू अगर 1 डालते हो तो और भी आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 330 इंटू 1 डालोगे तो 2 1 3/2, ये एक फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और भी चाहिए तो n की वैल्यू 2 डाल दो, और भी फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 330 इंटू 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5/2। कहना है कि बार बार फ्रीक्वेंसी आपको मिलते रहेगा, ये सारा फ्रीक्वेंसी पॉसिबल है। क्लियर है मेरी बात? आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। A sound source is placed at 120 centimeter at 120 centimeter, sorry 120 meter, 120 meter from observer on observer, from observer, by which direct wave are heard, by which direct wave are heard। मतलब देखो डायग्राम भी समझते जाइए, ये सोर्स है, ये पर्सन है, 120 मीटर डिस्टेंस रखा हुआ, यहां से इसको डायरेक्ट वेव सुनाई पड़ रहा है। ठीक है जी, आगे आ जाइए, और भी क्वेश्चन
लिखिए, फुल स्टॉप और लिखिए, फ्रॉम द मिड पॉइंट, from the midpoint on the line joining midpoint on the line joining source and person, there is a ceiling of height 25 मीटर। तो देखिए दोनों के बीच पॉइंट पर सीलिंग मतलब रूफ है, कितना हाइट का, 25 मीटर का, ठीक है। फ्रॉम विच 25 मीटर, फ्रॉम विच वेव आर रिफ्लेक्टेड टू ए पर्सन, फ्रॉम विच वेव्स आर रिफ्लेक्टेड to a person, full stop, find the possible value of lambda, find the possible value of wavelength या lambda for which maximum intensity of sound can be heard, maximum intensity of sound can be heard। मुझे बताओ इस बार फिर से क्या कहानी हो रहा है, देखिए ध्यान से, एक वेव तो डायरेक्ट जा रहा है, दूसरा वेव यहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है, मेरी बात समझ पा रहे हैं, यहां से रिफ्लेक्ट होके इसके पास आ रहा है। अब ये दोनों वेव इसको मिला तो यहां पर इंटरफ्रेंस हुआ, पर बोला मैक्सिमम इंटेंसिटी का सुनाई पड़ना चाहिए, मतलब कैसा इंटरफ्रेंस होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव, इस बार इंटरफ्रेंस होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। ये आपको खुद से डिसीजन लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हिंट देगा क्वेश्चन में। अब एक बार पता चल गया ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस है, अब लैम्डा चाहिए। पिछले बार तो फ्रीक्वेंसी निकाले थे, उसके लिए लैम्डा निकालना था, इस बार तो लैम्डा ही चाहिए, आधा ही क्वेश्चन है, सॉल्व कर दीजिए, सेम प्रीवियस क्वेश्चन का ही कॉपी है। पहले यहां डायग्राम से पाथ डिफरेंस निकालिए, पाथ डिफरेंस निकाल पाएंगे, एक वेव 120 मीटर गया है, दूसरा वेव कितना गया है, देखो कैसे निकालोगे, ये वाला लेंथ निकालिए, समझ पा रहे हैं, और उतना ही ये वाला भी लेंथ होगा, दोनों को जोड़ दो, एक ऐसा नहीं गया, पाइथागोरस से निकालिए, ये यहां से यहां तक 60 है और ये 25 है, तो अंडर रूट 60 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर, ये लेंथ हो जाएगा, उतना ही ये होगा। पहले पाथ डिफरेंस निकाल लीजिए, फिर पाथ डिफरेंस इक्वल टू पाथ डिफरेंस का कंस्ट्रक्टिव में क्या था, एन लैम्डा, उससे इक्वेट कर दीजिए, वहां से लैम्डा मिल जाएगा। पॉसिबल है एन का वैल्यू 0 1 2 3 ऐसा डालते जाइए, ये देखो ये आएगा आपका 65 और ये भी आएगा 65, तो पाथ डिफरेंस जो निकालोगे तो पाथ डिफरेंस यानी डेल्टा एक्स, ये कितना हो जाएगा 130 माइनस 120 यानी कि 10, पाथ डिफरेंस आपका आ गया 10, इधर से जाएगा वेव तो 130 चलेगा, 65 प्लस 65, इधर से जाएगा 120, और कंस्ट्रक्टिव का पाथ डिफरेंस हमें पता है एन लैम्डा के बराबर होता है, तो लैम्डा इक्वल टू हो गया 10 बाय एन, लैम्डा का वैल्यू 10 डाल दो, सॉरी एन लैम्डा ही है, ठीक, एन की वैल्यू 1 डालेंगे, 0 तो डालोगे नहीं, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो 1 से ही करेंगे, ठीक, इस बार 0 नहीं डालेंगे, इनफाइनाइट नहीं डालेंगे, एन की वैल्यू 1 से डालेंगे, तो मिनिमम वैल्यू 10 हो जाएगा, फिर 2 डालो 5 हो गया, फिर 3 डालो, ऐसा कर सकते हो, 10 की वैल्यू 1 डाला, 10 की वैल्यू 2 डाला, 10 की वैल्यू 3 डाला, ऐसा सो ऑन, ये सब पॉसिबल है, इसीलिए लिखता है पॉसिबल। जैसे थ्योरेटिकल तो n की वैल्यू 0 भी हो सकता है,
पर 10/0 इनफाइनाइट होगा तो वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो नहीं होगा आंसर। देख लीजिए लास्ट 2 क्वेश्चन जो हम लोग किए थे, कंस्ट्रक्टिव का एक डिस्ट्रक्टिव का, क्लियर है ना। आइए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब ना स्टेशनरी वेव पढ़ना है, तो स्टेशनरी वेव के लिए कुछ चीजें हमें समझना पड़ेगा, है ना। क्या समझना है कुछ चीजें, देखिए चलो हेडिंग बनाइए, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। हेडिंग बनाइए रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, तो कोई भी वेव रिफ्लेक्ट करता है, जैसे लाइट रिफ्लेक्ट करता है, लाइट भी एक वेव है। अब जो रिफ्लेक्ट करेगा वो डिपेंड करेगा कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे मान लो एक बॉल है, इसको आप फेंके तो दीवार से टकरा के जा रहा है। अब बहुत ध्यान समझिए, ये सामने दीवार है, अगर मैं एक बॉल को ऐसा मारूं तो बॉल क्या होगा, दीवार से टकरा के मेरे सामने आ जाएगा। तो ये सामने जो दीवार था ये रिजिड था, तो रिजिड से टकराने के बाद रिफ्लेक्शन अलग तरीके से हुआ। अगर मान लो यहाँ पे दीवार नहीं होता, सिर्फ एक कर्टन होता, एक पतला सा कर्टन होता है, जैसे ये कर्टन है ना, एक पर्दा है। अब मैं एक बॉल को उसमें मारता है, तब बॉल रिफ्लेक्ट होता है दूसरे तरीके से। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। हो सकता है बॉल मेरे पास नहीं आए, मेरी बात समझ पा रहे हैं, आगे चला जाए। तो कोई वेव जो रिफ्लेक्ट करता है वो कैसा रिफ्लेक्ट करेगा, डिपेंड करेगा किससे टकराता है जाके, समझ पा रहे हैं। तो हम लोग 2 तरीके का चीजें बोलेंगे। पहला बोलेंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयर मीडियम, और फ्री एंड। कोई फ्री एंड से जाके टकराया या रेयर मीडियम से टकराया। रेयर और डेंसर समझते हैं ना, डेंसर मतलब हो गया रिजिड, रेयर मतलब हो गया जो कि कम डेंसिटी का है, क्लियर है ना। तो मान लीजिए यहां पर ये आपका फ्री एंड है, या इसी को रेयर मीडियम बोल देंगे, ठीक है। अब कोई वेव आया, इससे टकराया, तो टकराने के बाद क्या होगा, वेव जब वापस होगा, टकराने के बाद वेव जो वापस होगा वो इसी मीडियम में वापस होगा, ठीक है। मतलब रिफ्लेक्शन में तो सेम मीडियम वापस होता है, फेज चेंज नहीं होता है। जैसे देखो ये अगर ऊपर था तो आते समय भी ये ऊपर ही है, मतलब इंसिडेंट वेव, ये इंसिडेंट हो गया, ये रिफ्लेक्टेड हो गया, दोनों का फेज सेम होगा, ये याद रखना है। तो नो फेज डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव के बीच में कोई फेज का डिफरेंस नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। अच्छा यही देख लीजिए, रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम, या इसको बोलेंगे फिक्स एंड, या और फिक्स और रिजिड, कुछ भी अलग अलग नाम से क्वेश्चन रहेगा, रिजिड एंड, ठीक है। मान लो इधर आपका रिजिड है, ठीक है। अब कोई वेव गया, इससे टकराया, तो टकराने के बाद जब वापस आएगा तो आप देखेंगे इसका फेज सीधे उल्टा हो गया। ये ऐसा जा रहा था, टकरा का आया तो जस्ट उल्टा हो गया, यानी 180 डिग्री से फेज चेंज हो गया। ये आपका इंसिडेंट वेव है, और ये आपका रिफ्लेक्टेड वेव। अगर देखिए इक्वेशन लिखना हो तो इंसिडेंट वेव का अगर हम लिखेंगे, मान लो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये आपका इंसिडेंट वेव का हो जाएगा, क्योंकि प्लस डायरेक्शन जा रहा है।
तो इसमें जब आ रहा है तो रिफ्लेक्टेड का क्या हो जाएगा बोलो, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, निगेटिव डायरेक्शन हो गया। यहां पर देखिए, अगर यहां पर इंसिडेंट वेव का लेंगे ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो यहां पर रिफ्लेक्टेड वेव का हो जाएगा ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। अच्छा, यहां पर मैं लिख देता हूं, देयर विल बी फेज डिफरेंस of pi by 2 between incident wave and reflected wave। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव के बीच 90 डिग्री का पाथ डिफरेंस होना चाहिए। हेडिंग बनाइए स्टेशनरी वेव। देखिए, स्टेशनरी वेव के लिए पहले आपको ना दो फिक्स एंड होना चाहिए। फिक्स मतलब रिजिड सपोर्ट होना चाहिए। जितना भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें वायर हो, उसमें स्टेशनरी वेव बनता है। जैसे आपका गिटार, सितार, उसमें क्या देखोगे, वायर दो एंड पे प्लग किया रहता है, फिक्स किया रहता है, चाहे आपका वायलिन हो, कुछ भी हो, है ना। तो किसी स्ट्रिंग को जब दो एंड पे फिक्स कर देते हैं तब इसमें बन जाता है स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी नाम क्यों पड़ा? वेव कोई रुका हुआ चीज नहीं है। तो आंसर है, अब जैसे मानो यहां पर ना आप एक वेव क्रिएट किए, तो ये वेव ऐसा गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिजिड सपोर्ट है, तो यहाँ पे टकराने के बाद जो रिफ्लेक्ट होगा वापस आएगा, वो कैसे आएगा, सेम फेज में या 180 डिग्री चेंज होकर, 180 डिग्री चेंज होकर। तो ये नीचे से गया तो आएगा ऊपर से, समझ पा रहे हैं। फिर यहां से टकराया, फिर ऊपर से आएगा, तो ये एक ऐसा वेव बन जाएगा। अब ये वेव इस एक इमेजिनरी मान लो, इसके ना इधर जा रहा है ना इसके इधर जा रहा है, एक फिक्स डोमेन में, एक फिक्स रीजन में ही है वेव, समझ पा रहे हैं। इसीलिए स्टेशनरी वेव का वेव वेलोसिटी पूछेगा तो आंसर हो जाता है 0। क्यों घूम फिर गए यहीं पे है, ना इस दीवार के उधर जाएगा ना इस दीवार के उधर जाएगा। जैसे घर पे मान लो एक स्ट्रिंग है, या यहीं पे एक स्ट्रिंग को ऐसा हाथ में मैं पकड़ लूं ऐसा, अब उसको बीच में कितना भी तुम डिस्टर्ब करो तो स्ट्रिंग में तो वेव बनेगा, पर वेव मेरे हाथ के इधर नहीं जा सकता, ये इसके इधर नहीं जा सकता। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इसी वेव को क्या बोल देंगे, स्टेशनरी वेव। और अभी तक जो वेव था उसका नाम क्या था, प्रोग्रेसिव वेव या ट्रेवलिंग वेव। अभी जो वेव का कोई एंड फिक्स नहीं है, जैसे मान लो नदी में गए और एक पत्थर फेंक दिया, तो पानी में जो वेव आया वो नदी में कितना भी अंदर तक जा सकता है, तो वो हो गया ट्रेवलिंग वेव, समझ पा रहे हैं। या अभी मैं बोल रहा हूं, मेरा जो साउंड निकल रहा है, ये साउंड कहीं जिधर रास्ता मिलेगा उधर आगे बढ़ जाएगा, तो ये कैसा है, ट्रेवलिंग वेव। तो जनरल वेव जो होता है उसको बोलते हैं ट्रेवलिंग या प्रोग्रेसिव वेव, मतलब वो प्रोग्रेस कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है। और जब वेव को किसी दो फिक्स एंड के बीच प्रोड्यूस किया जाए तो उसको क्या बोल देंगे, स्टेशनरी वेव। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? स्टेशनरी वेव के लिए पहला कंडीशन हो गया, इसके पास बाउंड्री होना चाहिए, दो रिजिड सपोर्ट, ठीक। अब मान लीजिए किसी को भी एक मान लो इसी को मान लीजिए आप आई, यानी इंसिडेंट, ये ऐसा आया और ऐसा चला गया, ये हो गया रिफ्लेक्टेड। फिर से यहां पे देखो, अगर इक्वेशन लिखना है इंसिडेंट वेव, तो अभी देखो मैंने इधर माना है तो प्लस में लिखना पड़ेगा। तो y1 मान लो, y1 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक। अच्छा,
जब रिफ्लेक्ट हुआ तो y2 इक्वल, देखो एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा, ए ही रहेगा, सिर्फ फ्रीक्वेंसी सिर्फ फेज π/2 में बढ़ जाएगी। तो देखिए यहां हो जाएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस π/2, रिफ्लेक्शन में ये रिफ्लेक्टेड वेव। और दोनों वेव जब मिला तब हम बोल दिए उसको स्टेशनरी वेव। तो जो हमारा स्टेशनरी वेव है तो इसका y जब आपको निकालना है तो बोलेंगे y1 फैक्टर प्लस y2 फैक्टर, यही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां हो जाएगा आपका सिंपल a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस π/2। मैं हर चीज दिखा दूंगा, पहले चीजों को समझिए। अब एक बात समझो, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे साइन सी प्लस साइन डी पे तोड़ेंगे, ए दोनों में कॉमन ले लेंगे और साइन सी प्लस साइन डी पे तोड़ देंगे। साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स इंटू प्लस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस π/2। तो ये याद रखिएगा हमेशा कि जो दोनों वेव होगा ना, जैसे मान लो ये जो इंसिडेंट वेव साइन का है तो रिफ्लेक्टेड वेव भी क्या मिलेगा, साइन का ही मिलेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो एक बार नीट ने क्वेश्चन पूछा है, उसमें क्या दिया है, इंसिडेंट वेव का दे दिया और 4 ऑप्शन दे दिया, बोल रहा है बताओ दूसरा वेव कौन है जो मिलकर स्टेशनरी वेव बनाया। तो याद रखना, अगर एक साइन का होगा तो दूसरा भी क्या होगा, साइन का ही। एक अगर कॉस का फंक्शन हो, साइन या कॉस दो ही फंक्शन होता है वेव में, तो दूसरा कॉस का है तो पहला भी कॉस को, क्योंकि फॉर्मूला या तो साइन सी प्लस साइन डी होता है या कॉस सी प्लस कॉस डी होता है। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है साइन सी प्लस कॉस डी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो थोड़ा मैथमेटिकल है, आप बायो वाले स्टूडेंट है, आपको सिर्फ इतना बात याद रखना है, स्टेशनरी वेव वाले केस में इंसिडेंट वेव का इक्वेशन में अगर साइन है तो रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन में भी क्या रहेगा, साइन ही रहेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? चलिए तो इसको लिखिए। अच्छा, इसमें देखिए यहाँ जो 3 पॉइंट जहां पे दिख रहा है कि कोई डिस्प्लेसमेंट है वहां पे एन लिखना, इसको नोड बोलेंगे, आगे समझ में आएगा। और जहां पे अच्छा ये आप ना जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये बनाइएगा, ऐसा नहीं कि एक लूप का इतना होगा एक लूप इतना होगा। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? देखो मैं समझा रहा हूं, लूप ना एक जैसा लूप होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, क्योंकि एम्पलीट्यूड सेम होगा। हम डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है इसको बोलते हैं एंटी नोड, यहां पर ए लिख देना, अभी समझाएंगे, अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो स्टेशनरी वेव में नोड और एंटी नोड भी बनता है। जिस पॉइंट का बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, देखो इस पॉइंट का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, इस पॉइंट का कोई नहीं हुआ, इसको नोड बोलते हैं। और जहां पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको बोलते हैं एंटी नोड। ये सब नाम है बस, ये सब डेरिवेशन के चक्कर में नहीं जाएंगे। फाइनल मैं एक्सप्रेशन बता रहा हूं, y इक्वल टू 2a साइन के एक्स ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, चलिए एक इक्वेशन फिर से आपको याद करना पड़ेगा। जैसे प्रोग्रेसिव वेव का आपने इक्वेशन याद किया है, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी के एक्स या माइनस के एक्स प्लस के एक्स, सेम उसी तरीके से स्टेशनरी वेव का इक्वेशन होता है 2a साइन के एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी। स्टेशनरी वेव में चूंकि दो वेव मिलकर बनता है तो फाइनल जब एक्सप्रेशन आता है तो उसमें साइन और कॉस दोनों अवेलेबल रहेगा। ठीक है, अब देखो इसको अगर
किसी भी प्रोग्रेसिव वेव के इक्वेशन से कंपेयर करें। प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन यही होता था। अब साइन या कॉस का फंक्शन तो ए कॉस ओमेगा टी जैसा है। ये जो ए होता था शुरू में साइन या कॉस का फंक्शन से पहले का जो होता था उसको एम्पलीट्यूड बोलते थे। तो अगर लास्ट वाला इसको फंक्शन मान होती, ये पूरे को एम्पलीट्यूड हम लोग बोलेंगे, है ना। तो इसको ऐसा भी याद कर सकते हो, y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, पर a जो है यहाँ पर इस a का वैल्यू होता है 2a साइन kx। तो स्टेशनरी वेव का एम्पलीट्यूड होता है 2a साइन x। तो किसी भी इक्वेशन को देखकर आपको अगर पहचानना है स्टेशनरी वेव है या हमारा प्रोग्रेसिव वेव है, तो इक्वेशन में सिर्फ साइन या सिर्फ कॉस का फंक्शन रहे तो कौन सा, प्रोग्रेसिव, और साइन और कॉस दोनों अवेलेबल रहे तब वो कौन सा हो जाएगा, स्टेशनरी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। पर शुरू वाला टर्म, शुरू वाला पूरा टर्म इसका एम्पलीट्यूड है 2a sin x, ये पूरा का पूरा क्या है, एम्पलीट्यूड। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। अब जितनी बात समझे हैं इसको आराम से लिखते हैं। लिखिए, लिखिए when, आइए लिखिए when two waves, when two waves of same frequency, when two wave of same frequency, same wavelength, same frequency, same wavelength, moving with same velocity, moving with same velocity, but in opposite direction, but in opposite direction, superimpose, but in opposite direction, superimpose, comma, form stationary wave, they form stationary wave या form stationary wave। तो शुरुआत में भी मैंने आपको समझाया था स्टेशनरी वेव कब बनता है, जब अपोजिट डायरेक्शन वाला वेव मिलता है ना। तो जब दो, अच्छा देखो यही वेव यहीं से आके टकराया है, तो टकराने के बाद इसका एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हुआ, तो जो एम्पलीट्यूड था वही है, वेव लेंथ भी वही है, स्पीड भी वही है, सिर्फ क्या बदल गया है, डायरेक्शन। एक वेव इधर है दूसरा वेव इधर है, तो दो सेम वेव अपोजिट डायरेक्शन वाला जब मिलता है सुपर इम्पोज करता है तो वही क्या बना देता है, स्टेशनरी वेव। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। द स्टेशनरी वेव रिक्वायर्ड, the stationary wave required bounded medium, दोनों तरफ बाउंडेड होना चाहिए, एक फिक्स रीजन होना चाहिए, रिक्वायर्ड बाउंडेड मीडियम, स्टेशनरी वेव रिक्वायर्ड बाउंडेड मीडियम। स्टेशनरी वेव को क्या होना चाहिए, बाउंडेड मीडियम आपका होना चाहिए, है ना। ओके, आ जाइए आगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, स्टेशनरी वेव does not transfer, stationary wave does not transfer energy from one point to another। यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता है, क्यों, ये एक ही रीजन में है। अब ये जो भी एनर्जी इतनी दूर ही घूम रहा है, यहां से कहीं और नहीं जा पाएगा, तो यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। अगर नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे तो यहीं से आता है इसकी वेलोसिटी की भी कहानी। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए,
The velocity of a stationary wave, the velocity of a stationary wave is zero. The velocity of a stationary wave is zero. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नोड और एंटी नोड के बारे में लिखने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, इन ए स्टेशनरी वेव नोड आर द पॉइंट एट विच, in a stationary wave node are the point at which displacement and energy are minimum. Displacement and energy are minimum. दूसरा point, energy are minimum. दूसरा point, antinode are the point at which, antinode are the point at which energy and displacement are maximum. Energy and displacement are maximum. अब बहुत ध्यान समझिए, देखो अगर मैं आपसे बोलूं ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताओ, तो आप क्या बताएंगे? आंसर है लैम्डा। एक वेवलेंथ यही होता है ना। और जब स्टेशनरी वेव बनता है, जब स्टेशनरी वेव बनता है तो देखो यही तो वेव यहां से फिर टकरा कर ऐसा हो जाता है और ये बन जाता है नोड, ये बन जाता है नोड और ये बन जाता है नोड। तो अगर कोई पूछे दो कंजिक्यूटिव नोड यानी दो लगातार नोड के बीच का डिस्टेंस बताओ, तो आप क्या बताएंगे? लैम्डा बाय 2। क्या मेरी बात समझ पा रहे? दो नोड के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? लैम्डा बाय 2। अच्छा, एंटी नोड पूछे तो देखो ये है एंटी नोड, ये है एंटी नोड, ये यहां से यहां का डिस्टेंस देखोगे तो ये भी लैम्डा बाय 2 ही आएगा। क्यों? देखो ये लैम्डा बाय 2 तो ये लैम्डा बाय 4 और इतना लैम्डा बाय 4 तो पूरा कितना? लैम्डा बाय 2। तो मुझे ये समझ में आ गया दो कंजिक्यूटिव यानी लगातार नोड के बीच या एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? लैम्डा बाय 2। लिखिए, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव नोड्स, the distance between two consecutive nodes or antinode is lambda by 2, is lambda by 2, is lambda by 2। अच्छा, नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस पूछेगा तो लैम्डा बाय 4। देखो ये नोड और ये इसके बीच का हो गया ना, ये इतना डिस्टेंस पूछ रहा है, ये कितना हो जाएगा? लैम्डा बाय 4। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, द डिस्टेंस बिटवीन कंजिक्यूटिव नोड एंड एंटी नोड, डिस्टेंस बिटवीन कंजिक्यूटिव नोड एंड एंटी नोड इज लैम्डा बाय 4। कंजिक्यूटिव नोड एंड एंटी नोड is lambda by 4। ये सारी बातें आप एक बार डायग्राम दिमाग में बैठा लेंगे, याद रखना बहुत आसान है। नोड नोड के बीच लैम्डा बाय 2, नोड एंटी नोड के बीच लैम्डा बाय 4, है ना? ओके, कुछ चीजें और समझिए। बहुत ध्यान से देखो, मान लो ये नोड है और ये नोड है, तो दो नोड के बीच का जितना भी पार्टिकल है देखो या तो सब ऊपर की तरफ होगा, ये नोड सब का सब या तो ऊपर है या सब नीचे है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो दो नोड के बीच का जितना भी पार्टिकल होता है सब सेम फेज में होता है, या तो सब ऊपर जा रहा होता है या सब नीचे जा रहा होता है। समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, देखिए all the particle between two nodes,
all the particle between two nodes vibrating, all the particle between two nodes vibrating same phase, vibrating same phase, vibrating same phase. अब देखिए, दो अगर एंटी नोड लेते हैं तो देखो, एक एंटी नोड वाला अगर ऊपर है तो ये लाइन दिख रहा है, ये लाइन नीचे गया है, यानी दूसरे में किधर है, नीचे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो दो एंटी नोड के बीच का जो पार्टिकल है उसमें कुछ पार्टिकल तो ऊपर की तरफ है तो कुछ नीचे की तरफ, यानी कि अपोजिट फेज में वाइब्रेट करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, all particle between two antinode, all particle between two antinode vibrate in opposite phase, vibrate in opposite phase, vibrate in opposite phase। चलिए एक पॉइंट जरा सोचिए, एक साइकिल ऑफ वेव में या एक एसएचएम में कोई पार्टिकल कितनी बार रेस्ट में आता है? सोचो, एक एसएचएम हो जाए या एक साइकिल ऑफ वेव हो जाए, कोई भी पार्टिकल कितनी बार रेस्ट में आता है? आंसर है 2 बार। सिंपल समझो, कोई भी ऑक्सीलेशन होगा ना, कोई भी ऑक्सीलेशन, एक ऑक्सीलेशन में 2 टाइम्स रेस्ट होता है। कोई भी पार्टिकल 2 बार रेस्ट में आता है, या बोल दो 2 टाइम्स मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा, 2 टाइम्स क्रॉस द मीन पोजीशन। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन पूछता है। अब मैं समझा रहा हूं आपको, ध्यान समझिए। अगर मान लो कोई एसएचएम है, यहां से चला, आगे बढ़ा, जब एक्सट्रीम पे पहुंचा तो क्या उसमें रेस्ट में आया? एक्सट्रीम पे रेस्ट में आता है ना, फिर वापस होता है, वापस आया, यहाँ रुका नहीं, आगे बढ़ गया, फिर इधर एक्सट्रीम में फिर से रेस्ट में आया ना, और फिर से ये वापस आएगा। समझ पा रहे हैं? अच्छा, मीन पोजीशन कितना बार क्रॉस किया? देखो, एक बार जाते समय, एक बार आते समय। तो कोई भी एसएचएम या वेव एक साइकिल में 2 बार रेस्ट में आता है और 2 बार मीन पोजीशन को क्रॉस करता है। लिख लीजिए इस पॉइंट को, वही पॉइंट वैसा ही लिख लीजिए। वन ऑक्सीलेशन में या 1 वेव साइकिल में 2 टाइम्स पार्टिकल रेस्ट में आएगा और 2 टाइम्स ऑक्सीलेट करेगा। देखो, अभी तक हम लोग स्टेशनरी वेव क्या होता है ये सीखे। अब इसका 3 चीजें आपको सीखना है स्टेशनरी वेव का। इसकी वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला, इसकी फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला और इसकी वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला। तो स्टेशनरी वेव में 3 फॉर्मूला हमें सीखना है। अभी तो बस हम लोग ये सीखे स्टेशनरी वेव होता क्या है, इसकी अलग अलग जो इंपॉर्टेंट क्वांटिटी था, मतलब जैसे नोड, एंटी नोड, ये सब, और एक इसका इक्वेशन सीखे। अब जो हमें सीखना है वो सीखना है वेवलेंथ, वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी स्टेशनरी वेव का निकालना। तो पहले हेडिंग बनाइए, वेवलेंथ ऑफ स्टेशनरी वेव इन स्ट्रिंग, वेवलेंथ ऑफ स्टेशनरी वेव इन स्ट्रिंग। ठीक है, आइए ध्यान समझ। देखिए, कोई भी वेव है, स्टेशनरी वेव है, कोई भी मान लो, कोई भी स्टेशनरी वेव है, मान लो कैसा भी है। ठीक है, तो मान लो जिस स्ट्रिंग में बना उस स्ट्रिंग का लेंथ L है। ठीक है, तो हमेशा देखिए, जब भी x का वैल्यू 0 होगा
x मतलब x एक्सिस, तो उस समय y का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ तो नोड बनेगा ही बनेगा और यहाँ भी नोड बनेगा ही बनेगा, समझ पा रहे हैं। और जब भी x का वैल्यू लेंथ के बराबर हो जाएगा, जितना भी लेंथ हो स्ट्रिंग का, क्योंकि स्टेशनरी वेव बनने के लिए दोनों एंड क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, और वहां पर हमेशा नोड बनेगा। जब x की वैल्यू लेंथ के बराबर ले लोगे तब भी y का वैल्यू क्या मिलेगा 0। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? यही प्रॉपर्टी से हम लोग वेवलेंथ निकाल सकते हैं। कैसे? इसका जो ये इक्वेशन है स्टेशनरी वेव में, उसमें वैल्यू रख दीजिए y इक्वल टू 0 इक्वल टू 2a साइन k, x की जगह l डाल दिया, इंटू लो कॉस कहां गया, कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन में तीन चीजें हैं, आप देखो तो एक कांस्टेंट है 2a, एक है साइन kl और ओमेगा टी, और तीनों का प्रोडक्ट 0 है। तो देखो 2a तो 0 होने से रहा है, 0 या तो ये है या ये है, समझ पा रहे हैं? तो हम लोग कंसीडर करके देखते हैं साइन kl को 0, तो साइन kl इक्वल टू अगर 0 मान लेते हैं, ठीक है, तो देखो साइन का वैल्यू 0 कब होता है, जब उसका एंगल का वैल्यू क्या हो जाए 0, यानी कि मुझे यहां समझ में आया kl का वैल्यू 0 है। ठीक है, ओके। और आप देखिए k का वैल्यू क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू l इक्वल टू 0, ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है ना, k का वैल्यू कल उस दिन सीखे थे, k क्या था, प्रोपोगेशन कांस्टेंट। एक तो लैम्डा 0 आएगा, कोई बात नहीं है, ये मिनिमम लैम्डा आया, हमें एक जनरल एक्सप्रेशन बनाना है। तो बताओ साइन का वैल्यू 0 तो 0 पे होता है, कोई बात नहीं, लेकिन इक्वेशन 0 के अलावा 360 डिग्री पे रिपीट भी होता है ना, और 360 नहीं, साइन तो 180 भी 0 होता है, तो साइन n पाई का वैल्यू 0 हो जाता है, याद रखो। n पाई मतलब साइन जहां पर n का वैल्यू है 0 1 2 3 सो ऑन, n का वैल्यू 0 रखोगे तो साइन 0 0, 1 डालोगे तो साइन 180 भी 0, 2 डालोगे साइन 360 भी 0, समझ पा रहे हैं? तो ये जो है ये kl का वैल्यू n पाई लेना पड़ेगा हमें, मतलब जनरल एक्सप्रेशन के लिए, समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो देखो इसको n पाई लेंगे, क्यों? क्योंकि साइन n पाई का वैल्यू 0 होता है, यानी कि एंगल जो है वो n पाई के बराबर है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, लैम्डा का एक्सप्रेशन निकाल लोगे। तो यहां से हमारे लिए एक्सप्रेशन निकल कर आया, लैम्डा को उधर भेज दीजिए, तो 2l लैम्डा इक्वल टू 2l बाय n, 2l बाय n, ठीक है, लैम्डा इक्वल टू 2l बाय n। चलिए यहां तक हो जाने के बाद हेडिंग बनाइए, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग है, ये स्टेशनरी वेव का ही वेलोसिटी, टेंशन मत लीजिए, पर हम लोग लिखते हैं ट्रांसवर्स वेव है, नेचर उसका ट्रांसवर्स ही है। हाँ हाँ, x इक्वल टू 0 डालोगे तो देखो क्या हो जाएगा, y भी 0 आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू जैसे 0 डालोगे ना तो y का वैल्यू 0 ऐसा आ जाएगा, या दोनों 0 0 डालोगे तो बस वही आ जाएगा, LHS इक्वल टू RSS, वो हो जाएगा। मतलब ये दिखाएगा कि सही है, स्टेटमेंट बनेगा यहां से, ठीक है ना। तो हेडिंग लिख दिए वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग, ठीक। तो अब ये स्ट्रिंग में वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, तो देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाता है v इक्वल टू अंडर रूट टी बाय म्यू। अब ये म्यू क्या है, म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ, इसी बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी,
तो मैं लिखा दूंगा इसको, दो बात बोलते हैं, मास पर यूनिट लेंथ या लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। ठीक है, लिखिए जरा वर्ड में लिखिए, लिखिए सपोज mass and length of a string is, mass and length of a string is m and l, m and l, m and l, then velocity of transverse wave in a string is, velocity of transverse wave in a string is, बोर्ड पे लिखा हुआ है आपका, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। अच्छा टी का है वो तो लिखे ही नहीं, तो टी है टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स। ठीक, अब इसका अलग अलग फॉर्मेट है, टोटल 5 चीजों पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन पूछता है किस पे डिपेंड करता है, तो आ जाइए। v इक्वल टू बना सकते हैं अंडर रूट टी, और मास बाय लेंथ म्यू को लिख सकते हैं मास बाय लेंथ, तो v इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट टी इंटू एल, और मास को बोल सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो v को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट टी बाय एल रो, और वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ, तो लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगा, तो v इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट टी बाय ए इंटू रो। ठीक है, और समझिए t एक फोर्स है, ठीक है, टेंशन एक फोर्स होता है, फोर्स बाय एरिया को क्या बोलते हैं, फोर्स बाय एरिया स्ट्रेस, समझ पा रहे हैं। तो यहां पर t बाय ए को हम लोग स्ट्रेस मान लेंगे, तो वॉल्यूम सॉरी वेलोसिटी इक्वल टू आ जाएगा स्ट्रेस बाय डेंसिटी। एक ये भी फॉर्मूला आपका बन जाएगा, एक ये भी बन सकता है, देखो यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, यहां से आप लिख सकते हैं स्ट्रेस इक्वल टू यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। ठीक, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला बना सकते हैं यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन बाय डेंसिटी, ये भी फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और एक इसको भी थोड़ा मॉडिफाई करके एक और फॉर्मेट में लिख सकते हैं v इक्वल टू अंडर रूट टी बाय एरिया। क्या होगा, कोई भी स्ट्रिंग जो है ना उसका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया हम सर्कुलर ही मानेंगे, स्ट्रिंग जो है ना सिलेंड्रिकल जैसा होता है, पाई आर स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू रो। ठीक है, आइए एक दो क्वेश्चन कर लीजिए। लिखिए a string of length, लिखिए a string of length 40 सेंटीमीटर, a string of length 40 सेंटीमीटर is clamped, 40 सेंटीमीटर is clamped, क्लैम्प मतलब फिक्स करना, क्लैंपिंग करना, क्लैम्प्ड एट बोथ एंड, दो एंड पे उसको फिक्स कर दिया गया, फिक्स भी लिख सकते हैं क्लैम्प की जगह। ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर इज क्लैम्प्ड एट बोथ एंड फुल स्टॉप इफ स्टेशनरी वेव आर प्रोड्यूस, इफ स्टेशनरी वेव आर प्रोड्यूस देन फाइंड मैक्सिमम वेवलेंथ, देन फाइंड maximum wavelength, then find maximum wavelength, then find maximum wavelength, तो मैक्सिमम वेवलेंथ कितना होगा, है ना। चलिए कैसे निकालेंगे जी, तो स्टेशनरी वेव का वेवलेंथ का फॉर्मूला भी अभी पढ़े,
वेवलेंथ का भी फॉर्मूला पर है, लैम्डा इक्वल टू क्या मिला 2L/n। ठीक, अब बोल रहा है आपको कि मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए, तो लैम्डा मैक्सिमम होने के लिए n क्या होना चाहिए मिनिमम, और n का मिनिमम वैल्यू कितना लोगे 1, 0 नहीं लेंगे, समझ पा रहे ना, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यानी लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा 2L के बराबर, या 2 और L का वैल्यू दे रखा है उन्होंने, L का वैल्यू भी दे रखा है 40 सेंटीमीटर। देखा, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, बस आपको यूज समझने के लिए क्वेश्चन था सेंटीमीटर। आइए आगे बढ़िए। लिखिए द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव इन a string is given, देखो बोर्ड पे लिख रहे हैं 5 sin π/2x into cos 4πt, then find distance between two consecutive nodes, then find distance between two consecutive nodes, then find distance between two consecutive nodes, then find distance between two consecutive nodes। निकाल पाएंगे टू कंजिक्यूटिव नोड्स, दो कंजिक्यूटिव नोड्स के बीच का डिस्टेंस λ/2, अभी मिला था ना, अभी लिखे ना जी, दो नोड और दो एंटी नोड का λ/2, नोड एंटी नोड का λ/4, तो हमें निकालना है नोड नोड का, तो आंसर तो है λ/2, पर लैम्डा कितना है ये इस एक्सप्रेशन से निकालना है। क्या इस एक्सप्रेशन से लैम्डा निकाल सकते हैं? स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन स्टेशनरी वेव का क्या होता है a sin kx इंटू ओमेगा टी, के की जगह कौन है पढ़े, किसी भी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट k होता है, याद किए भूल गए, तो k की जगह है π/2 और k का फॉर्मूला होता है 2π/λ, वहां से लैम्डा निकालो, लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया 4 मीटर है ना, तो ये हो जाएगा 4/2 यानी कि 2 मीटर। ठीक है।